Welcome to MLT classes, Future Lab Technicians of India. If you are DMLT, BMLT, or BMLS student, this channel helps to clear your concepts. विश्लेषण में स्वागत है। आज हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की कुछ बेहद इंपॉर्टेंट किताबों के चैप्टर्स पर चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक एक ऐसी दुनिया के बारे में है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती, पर वहाँ हर रोज एक बेहद खतरनाक युद्ध चल रहा है। हाँ, और ये युद्ध है अस्पतालों और लैबोरेटरीज के अंदर कीटाणुओं को, यानी जर्म्स और सुपरबग्स को पूरी तरह से खत्म करने का। एक आम जिंदगी में हम सफाई का मतलब यही समझते हैं कि चीजें बस देखने में चमकदार लग रही हैं। पर इन मेडिकल सोर्सेज के हिसाब से पूरी तरह से साफ होने का मतलब कुछ और ही होता है। वहां एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक स्पोर भी किसी की जान ले सकता है। बिल्कुल सही कहा, वहां मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल जीरो होता है। और ये विषय सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है। आज हम यही समझेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल की इस दुनिया में एब्सोल्यूट जीरो स्टेरिलाइजेशन कैसे अचीव किया जाता है। तो चलिए इस इनविजिबल वॉर जोन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत बुनियादी बातों से करते हैं, क्योंकि आमतौर पर सफाई, डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन इन तीनों को एक ही समझ लिया जाता है, पर हमारे सोर्सेज के अनुसार इनमें जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर वाकई है। देखिए, सफाई या क्लीनिंग का मतलब सिर्फ धूल या ऑर्गेनिक मैटर को फिजिकली हटाना है। फिर आता है डिसइंफेक्शन, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं को मारता है पर जिद्दी स्पोर्स को नहीं मार पाता। और स्टेरिलाइजेशन का मतलब है सब कुछ खत्म कर देना, यहां तक कि अगर वहां 1 मिलियन यानी 10⁶ बेहद जिद्दी बैक्टीरियल स्पोर्स भी हैं तो उन्हें भी। हाँ, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पर अस्पतालों के सिस्टम में देखें तो यहाँ अर्ली एट स्पाउल्डिंग का बनाया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत काम आता है। स्पाउल्डिंग क्लासिफिकेशन, राइट, मैं इसके बारे में पढ़ रही थी। उन्होंने मेडिकल डिवाइसेस को इन्फेक्शन के खतरे के आधार पर 3 अलग श्रेणियों में बांट दिया था। एकदम सही। उन्होंने समझा कि हर चीज को स्टेरिलाइज करना जरूरी नहीं है। पहली कैटेगरी है क्रिटिकल आइटम्स। ये वो चीजें हैं जो सीधे खून या स्टेराइल टिश्यूज में जाते हैं, जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन्हें हर हाल में स्टेरिलाइज करना होता है, क्योंकि ये सीधे बॉडी के अंदर जा रहे हैं। और सेमी क्रिटिकल में वो चीजें आती हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स को टच करती हैं, जैसे एंडोस्कोप्स। इनके लिए सोर्सेज कहते हैं कि हाई लेवल डिसइंफेक्शन यानी HLD काफी होता है। हाँ, क्योंकि आम जर्म्स तो सारे मर जाते हैं, और अगर एक आधा बेहद जिद्दी स्पोर बच भी जाए तो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम उसको हैंडल कर लेता है। और तीसरी कैटेगरी है नॉन क्रिटिकल, जो सिर्फ बाहरी त्वचा को छूते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर नापने वाला कफ या स्टेथोस्कोप। इनके लिए तो लो लेवल डिसइंफेक्शन ही पर्याप्त है। अगर हम ब्लड प्रेशर कफ को स्कैल्पेल की तरह स्टेरिलाइज करने लग गए तो समय और पैसों की बर्बादी तो होगी ही, वो कफ जल्दी खराब भी हो जाएगा। ये एक बहुत ही लॉजिकल अप्रोच लगती है। पर चलिए उस क्रिटिकल कैटेगरी पे वापस आते हैं जहां मार्जिन ऑफ एरर 0 है। यहां पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब स्टेरिलाइजेशन की बात आती है तो ऑटोक्लेव सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। ऑटोक्लेव इन्फेक्शन कंट्रोल का हेवी लिफ्टर है। ये बिल्कुल हमारे घर के प्रेशर कुकर की तरह काम करता है, पर बड़े और इंडस्ट्रियल स्केल पर। इसका एक स्टैंडर्ड नियम है, पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त, 121 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15 मिनट के लिए। बस सोर्सेज पढ़ते हुए एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, हम सिर्फ उबलते हुए पानी का यूज क्यों नहीं करते? उबलता पानी भी तो 100 डिग्री पर होता है ना, स्टीम ही क्यों चाहिए? यहाँ लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा का भौतिक विज्ञान काम आता है। उबलते पानी और स्टीम में एक बड़ा फर्क है। जब भाप किसी ठंडे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से टकराती है और वापस पानी में बदलती है तो वो उबलते पानी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। ये स्पेसिफिक पॉइंट सोर्सेज में बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल, 4 गुना ज्यादा ऊर्जा। ये अचानक निकली हुई भारी एनर्जी कीटाणुओं के प्रोटीन्स को जमा देती है, जिसे टेक्निकल भाषा में डीनेचुरेशन कहते हैं। कीटाणु एसेंशियली फ्राई हो जाते हैं। और इसमें एक और कमाल का फिजिक्स इन्वॉल्व है। जब स्टीम कंडेंस होकर पानी बनती है तो उसका वॉल्यूम अचानक से बहुत कम हो जाता है। एक बड़ा क्लाउड एक छोटी सी बूंद बन जाता है। और इसी वॉल्यूम कम होने से वहां एक नेगेटिव प्रेशर या वैक्यूम क्रिएट होता है। ये वैक्यूम अपने आसपास की नई गर्म स्टीम को जोर से उस जगह पर खींचता है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई पतला ट्यूब या छेद है तो ये वैक्यूम भाप को बिल्कुल अंदर तक ऑटोमेटिकली सक कर लेता है। ये सच में एक बेहद स्मार्ट सिस्टम है। पर इसके लिए एक शर्त होती है।
ऑटोक्लेव के अंदर से पहले से मौजूद हवा का पूरी तरह बाहर निकलना जरूरी है। हवा एक इंसुलेटर का काम करती है, इसलिए हवा निकालने के लिए वैक्यूम पंप्स लगाए जाते हैं। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी के इतिहास में जब ऑटोक्लेव्स इतने एडवांस नहीं थे, तब एक और पुरानी पर बेहद इफेक्टिव टेक्निक यूज होती थी, टाइंडलाइजेशन। ये नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। हाँ, टाइंडलाइजेशन उन लिक्विड्स के लिए बनाया गया था जो ऑटोक्लेव का हाई प्रेशर और तापमान झेल नहीं सकते। इसमें लगातार 3 दिन तक सिर्फ 100 डिग्रीज पर भाप दी जाती है। मतलब पहले दिन जब भाप दी जाती है तो सारे आम बैक्टीरिया मर जाते हैं, पर जो जिद्दी स्पोर्स हैं वो बच जाते हैं और अपने प्रोटेक्टिव शेल में छुप जाते हैं। फिर उन्हें रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। अगले दिन उन स्पोर्स को लगता है कि खतरा टल गया है, तो वो वापस आम बैक्टीरिया बन जाते हैं। तभी दूसरे दिन की भाप उन पर हमला करके उन्हें मार गिराती है। और तीसरा दिन सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता है, पक्का करने के लिए कि सब साफ है। ये सच में जर्म्स के दिमाग के साथ खेलने जैसा लगता है। बिल्कुल, पर अस्पताल में हम अंदाजे पर काम नहीं कर सकते। ऑटोक्लेव ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए जियोबैसिलस स्टीरोथर्मोफिलिस नाम के बैक्टीरिया के स्पोर्स का इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया नेचुरली गर्म झरनों में मिलते हैं, तो इनके स्पोर्स सबसे ज्यादा गर्मी बर्दाश्त करने वाले होते हैं। अगर इन स्पोर्स को ऑटोक्लेव मार देता है तो मतलब बाकी सब कुछ साफ है, एक अल्टीमेट टेस्ट की तरह। हाँ, एब्सोल्यूट टेस्ट। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल समस्या आती है। हर चीज को हम इस नम और बेहद गर्म प्रेशर कुकर में नहीं डाल सकते। अगर हमारे पास पाउडर है या तेल है या मॉइस्चर से खराब होने वाले प्लास्टिक हैं जिनके अंदर स्टीम पेनिट्रेट नहीं कर सकती, वहां ड्राई हीट यानी हॉट एयर ओवन काम आता है, राइट? एकदम सही। यहाँ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल अलग है। यहाँ 160 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और वो भी पूरे 2 घंटे के लिए। इसका मैकेनिज्म उबालने का नहीं बल्कि जलाने का है। ऑक्सीडेशन ये कीटाणुओं को अंदर से जलाकर राख कर देता है, पर चूंकि सूखी हवा स्टीम के मुकाबले हीट तेजी से ट्रांसफर नहीं करती, इसलिए समय और तापमान ज्यादा लगता है। पर हीट सेंसिटिव चीजों के लिए हम क्या करें? एंडोस्कोप्स में पतले प्लास्टिक ट्यूब्स और डेलिकेट ऑप्टिक्स होते हैं, इन्हें तो ओवन में नहीं डाल सकते। वहां आधुनिक रासायनिक तकनीकों या केमिकल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। इसमें एक बड़ा नाम इथाइलीन ऑक्साइड या ईटीओ गैस का है। ये बेहद असरदार बताई गई है सोर्सेज में। असरदार तो है। ये ईटीओ गैस कीटाणुओं के डीएनए को एल्किलेट कर देती है, मतलब उनके डीएनए पर एक तरह के केमिकल हैंडकफ्स पहना देती है, जिससे कीटाणु रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और मर जाते हैं। और गैस होने की वजह से ये एंडोस्कोप्स के माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स के अंदर भी आसानी से घुस जाती है। पर इसमें एक बहुत बड़ी समस्या भी तो है। ये गैस बेहद विस्फोटक और जहरीली होती है। विस्फोटक भी और इंसानों के लिए कैंसर पैदा करने वाली भी। इसीलिए स्टेरिलाइजेशन के बाद 8 से 12 घंटे का एक लंबा एरेशन फेज होता है, ताकि गैस पूरी तरह निकल जाए। 8 से 12 घंटे? ये तो बहुत लंबा और जोखिम भरा प्रोसेस है। शायद इसीलिए सोर्सेज में एक और बिल्कुल भविष्यवादी साई-फाई तकनीक का जिक्र है, प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। ये मेरी पसंदीदा तकनीक है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस के ऊपर रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, जिससे गैस फ्री रेडिकल्स में बदल जाती है। और ये फ्री रेडिकल्स अनगाइडेड मिसाइल्स की तरह होते हैं, जो कीटाणुओं के डीएनए और प्रोटीन्स को तेजी से काट देते हैं। पर इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि प्रोसेस के बाद ये क्या छोड़ता है। सिर्फ पानी और ऑक्सीजन, एकदम सेफ और क्लीन, कोई जहरीला केमिकल नहीं और 12 घंटे का कोई लंबा वेट नहीं। इंस्ट्रूमेंट्स तुरंत यूज करने के लिए तैयार होते हैं। ये सच में ईटीओ से एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। पर इन सब में एक और सवाल आता है। ऐसे लिक्विड्स जैसे वैक्सीन्स या ब्लड सीरम, जिन्हें गर्म करते ही उनका असर खत्म हो जाएगा, उन्हें कैसे स्टेरिलाइज किया जाए? यहाँ पर फिल्ट्रेशन काम आता है। ये कीटाणुओं को मारता नहीं, बल्कि उन्हें एक छलनी में रोक लेता है। आमतौर पे लिक्विड्स के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर्स का उपयोग होता है, जिनकी पोर्स लगभग 0.22 माइक्रोन की होती हैं। हाँ, 0.22 माइक्रोन। और आम बैक्टीरिया इससे बड़े होते हैं तो वो पीछे ही रुक जाते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल स्टेराइल लिक्विड मिलता है। और हवा के लिए? हवा के लिए हेपा फिल्टर्स यूज होते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में, जो 0.3 माइक्रोन तक के कणों को रोक लेते हैं। ये नॉन थर्मल तकनीक सच में ब्रिलियंट है। एक और नॉन थर्मल तकनीक है आयनाइजिंग रेडिएशन, जैसे गामा रेज। इसका इस्तेमाल डिस्पोजेबल सिरिंजेस और ऐसी चीजों के लिए होता है
जो फैक्ट्री से पहले से पैक होकर आती हैं। गामा रेज सीधे कार्डबोर्ड बॉक्सेस और प्लास्टिक पैकिंग्स के आर पार गुजर जाती हैं और अंदर बैठे कीटाणुओं के डीएनए को तोड़ देती हैं। इसका फायदा ये है कि पैकिंग के बाद भी स्टेरिलाइज हो जाता है, जिससे नए कॉन्टैमिनेशन का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो अगर इस सब का निष्कर्ष देखें, इतनी सारी तकनीकों के बाद भाप, ड्राई हीट, गैसेस, फिल्टर्स और रेडिएशन, इनके बावजूद कीटाणु बच कैसे जाते हैं? इन दुश्मनों की असली ताकत क्या है? कीटाणुओं की अपनी एक रोबस्ट रक्षा प्रणाली होती है। सबसे जिद्दी प्रायॉन्स होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बल्कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। इन पर आम हीट या रेडिएशन का कोई असर नहीं होता। उसके बाद स्पोर्स आते हैं, जिनकी कड़ी बाहरी परत उन्हें महफूज रखती है। फिर माइकोबैक्टीरिया, जो ट्यूबरकुलोसिस फैलाते हैं। इनके ऊपर एक वैक्सी मोम जैसी परत होती है जो केमिकल्स को अंदर नहीं आने देती। पर एक बड़ा खतरा जो आजकल सबसे बड़ी समस्या है वो है बायोफिल्म्स। जब बैक्टीरिया आपस में मिलकर एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाते हैं और अपने चारों तरफ एक थिक स्लाइम का सुरक्षा कवच बना लेते हैं, एक छोटी बैक्टीरियल सिटी की तरह, जिसे भेदना किसी भी डिसइंफेक्टेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और साथ ही अगर किसी सर्जिकल उपकरण पर खून या ऑर्गेनिक मैटर लगा रह जाए तो केमिकल्स का असर वैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसीलिए किसी भी स्टेरिलाइजेशन से पहले अच्छी तरह सफाई यानी प्री क्लीनिंग करना सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। सफाई उन कीटाणुओं की भारी तादाद को कम करती है ताकि स्टेरिलाइजर अपना काम आसानी से कर सके। अगर प्री क्लीनिंग ठीक से नहीं हुई तो दुनिया का सबसे एडवांस्ड ऑटोक्लेव भी फेल हो जाएगा। सफाई इस पूरे प्रोसेस का अनसंग हीरो है। आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अस्पतालों में इन्फेक्शन को रोकना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि तापमान, प्रेशर, फिल्टर और केमिकल्स का एक निहायती सटीक और सोचा समझा समीकरण है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हमने भाप की गुप्त ऊष्मा से लेकर प्लाज्मा के फ्री रेडिकल्स तक का सफर तय किया, पर अंतिम विचार के रूप में सोचने वाली बात यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगातार विकसित हो रहे हैं और ज्यादा ताकतवर स्पोर्स और अभेद्य बायोफिल्म्स बना रहे हैं। हाँ, तो क्या हमारे आज के भौतिक और रासायनिक हथियार भविष्य के इन सुपरबग से लड़ने के लिए काफी होंगे, या फिर आने वाले कल में इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें विज्ञान के बिल्कुल नए आयामों को खोजना पड़ेगा? ये सच में एक दिलचस्प और थोड़ा डराने वाला सवाल है। इस विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं।